नमस्कार, मैं विनीता जायसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन वाराणसी बीएचयू वाराणसी में कार्यरत हूँ। और आज मुझे एससीईआरटी यूपी के पेज पे आपके साथ फ्रेमिंग ऑफ लेसन प्लान इन सोशल साइंस टीचिंग टॉपिक पर आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए, अपनी बातों को आपके साथ साझा करने के लिए मुझे ये अवसर दिया गया है। और मैं सबसे पहले तो इसके लिए मैं एससीईआरटी के डायरेक्टर डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम सिंह सर को धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे आप लोगों के साथ अपनी बातों को कहने का एक मौका दिया है, या कह लीजिए कि हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। इसके बारे में आप लोगों ने हमको कहा और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो हमारा टॉपिक है फ्रेमिंग ऑफ लेसन प्लान इन सोशल साइंस टीचिंग, मतलब सामाजिक विज्ञान शिक्षण में हम लेसन प्लान किस तरीके का बनाएं, इसके बारे में ही हमें आपके साथ बातचीत करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लेसन प्लान होता क्या है, आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। तो सबसे ज़रूरी बात है कि जब भी हम क्लासरूम में टीचिंग करने जाते हैं, हमारे डीएलएड के जो प्रशिक्षु होते हैं, जब आप कल को प्राइमरी स्कूल में जाएंगे, या हमारे बीएड के जो टीचर्स हैं उनकी बात हम करें, तो जब भी हम टीचिंग करने जाते हैं तो हम एक अपने माइंड में एक मतलब फ्रेम बना लेते हैं, एक माइंड मेकअप कर लेते हैं कि हमें क्लास में इस तरीके से पढ़ाना है, ताकि हम अपने टॉपिक से इधर उधर ना भटकें, या हम अपने गोल को अचीव करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम अपना टीचिंग टेक्निक, अपनी मैथडोलॉजी, अपने टीएलएम, ब्लैक बोर्ड किस तरीके से यूज़ करना है, हमारा जो सारा मटेरियल होना चाहिए, हमें उसको कितना लेना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें पढ़ाना है, हम उन सब के बारे में उसको लिखते हैं, उसको फ्रेम करते हैं। तो उस फ्रेमिंग जब हम करते हैं, जब हम उसको एक ढांचागत रूप से लिख लेते हैं, तो क्लासरूम में हमें पढ़ाने में बहुत ही सुविधा होती है। और सुविधा में अगर हम कह लें तो मेनली हो जाता है कि हम टॉपिक से बहुत ज़्यादा भटक नहीं पाते हैं। जब वो चीज़ लिखा हुआ होगा मेरे पास, तो एक हमारे जो माइंड सेटअप होता है उसमें वो बन जाता है कि मतलब हम उसी के आधार पर चले और उसी के अकॉर्डिंग मैथडोलॉजी वगैरह, टेक्निक्स वगैरह यूज़ करें। तो लेसन प्लान बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसमें हम कुछ स्टेप्स को, कुछ टॉपिक्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम जब लेसन प्लान को लिखते हैं, तो जो हमारे डीएलएड प्रशिक्षु होते हैं वो लोग भी जानते होंगे कि क्लासरूम में जब हम जाते हैं, सोशल साइंस पढ़ाते हैं या साइंस पढ़ाते हैं या लैंग्वेज पढ़ाते हैं, हालांकि लैंग्वेज का लेसन प्लान बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है इन सब सब्जेक्ट के अपेक्षा। मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो उसमें जो लेसन प्लान की फ्रेमिंग होती है, जो उसका ढांचा होता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले लेसन प्लान जो होता है, ऊपर हम एक बना के भी रफ रख लिए हैं कि हम आपको दिखाएंगे। मे भी आपको इसमें उल्टा दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आप लोगों को दिखाई दे रहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वहां पर भी लगातार देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले जब हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं तो ऊपर की तरफ हम लोग लिखते हैं लेसन प्लान नंबर, यानी जो भी हमारा लेसन प्लान होता है उसमें हम लोग 1 2 3 4 इस तरीके से लेसन प्लान आगे बढ़ाते जाते हैं। लेफ्ट साइड में हम लोग लिखते हैं नेम ऑफ द प्यूपिल टीचर, यानी छात्रा अध्यापक या छात्रा अध्यापिका का नाम, जिसमें आप अपना नाम लिखेंगे कि अगर आप जो पढ़ा रहे हैं, जो प्रशिक्षु हैं हमारे, वो लोग अपना नाम लिखते हैं। फिर उसके नीचे लिखा जाता है लेफ्ट साइड में ही नेम ऑफ द स्कूल। नेम ऑफ द स्कूल के अंतर्गत जो आपको स्कूल दिया गया है, या जब भविष्य में आप जिस स्कूल में पढ़ाएंगे, तो जो आप लेसन प्लान बनाते हैं उसमें आप स्कूल का नाम
देते हैं, जो भी आपके स्कूल को दिया गया रहता है। उसके बाद नीचे लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंतर्गत आप अपना सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान या साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप उसके बारे में लिखेंगे। फिर लिखते हैं टॉपिक। टॉपिक के अंतर्गत आप लिखेंगे जो आपका उस दिन का टॉपिक है। जैसे आप मान लो सोशल साइंस के हैं तो हम लोग सोशल साइंस की बात करेंगे। जैसे मान लो आप अकबर पढ़ा रहे हो या अकबर पढ़ा रहे हो तो आप अकबर या जो भी उनका शासन प्रदेश है उसके बारे में आप लिख देंगे। फिर टीचिंग मेथड, आप कौन सा मेथड से आप को पढ़ाओगे, लेक्चर मेथड यूज करोगे, खेल विधि यूज करोगे या आप कहानी विधि यूज करोगे, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज करोगे, इस तरीके का टैक्टाइल मेथड यूज करोगे। इस तरह की चीजें जो भी आप यूज करेंगे वो आप यहाँ पे लिख देते हैं। फिर टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स होता है मतलब शिक्षण सहायक सामग्री, जिसको आप TLM भी कहते हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी होता है। उसके बारे में हम लोग लिखते हैं कि हम ये इन चीजों का यूज करेंगे। जैसे आप ब्लैक बोर्ड बना रहे हो, ब्लैक बोर्ड पे कोई चीज लिख रहे हो, रोलिंग बोर्ड लेके जाते हैं आप अक्सर टीचिंग में, वो कर सकते हैं। चार्ट पेपर आप बना रहे हैं तो चार्ट पेपर आप लिख सकते हैं। आप फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हैं, आप कोई फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हैं, आप ग्लोब वगैरह यूज कर सकते हैं। जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं, मॉडल यूज कर रहे हैं, वो सब आप लिखेंगे। फिर राइट साइड में आप लिखेंगे डेट। आप जिस दिन क्लास करने जा रहे हो उस दिन का आप डेट लिखोगे। उसके नीचे क्लास, क्लास कौन सा आप पढ़ा रहे हो, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास, ये आप जो भी क्लासेस है आप उस क्लास के बारे में लिखेंगे। फिर उसके बाद कालांश, पीरियड। पीरियड के अंतर्गत आपका 3rd पीरियड है, 4th पीरियड है, जो भी आप पीरियड में पढ़ाने जा रहे हो उस पीरियड को आप लिखते हैं। ड्यूरेशन यानी समयावधि, कितने समय का पीरियड है, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, वो जितने भी मिनट का पीरियड होगा आप उसको इसके सामने मेंशन कर देंगे। तो जनरली मतलब क्लासेस हम लोगों के 40 to 50 मिनट्स के होते हैं, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग ही एक लिमिटेड टाइम पीरियड में आप अपनी चीज़ों को पढ़ा ले जाएं, इसके लिए लेसन प्लान हम लोग बनाते हैं, तो वो टाइम लिख देते हैं। फिर है स्टूडेंट टीचर रेशियो, यानी विद्यार्थी और टीचर का रेशियो क्या है, 40:1, 30:1, 25:1, मतलब क्लासरूम में जितने टीचर हैं उसके बारे उसका, और इष्टू 2 बिंदी जो लगते हैं रेशियो का, वो लगा के आप एक टीचर हैं जो भी है वो आप लिख देते हैं। इससे क्या पता चलता है कि आपके इस क्लास में जो बच्चे हैं और जो टीचर का रेशियो है वो आइडल रेशियो है या नहीं, इसके बारे में हमें पता चल जाता है और हम उसी अकॉर्डिंग अपने क्लास को मैनेज करते हैं। ठीक, उसके बाद आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपके क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं, 40 हैं, 30 हैं, 25 हैं, 38 है, जो भी है। फिर उसमें प्रेजेंट कितने हैं और एब्सेंट कितने हैं, मतलब कितने उपस्थित हैं और कितने अनुपस्थित हैं। तो इससे आपको ये भी पता चलेगा जब आप टीचिंग करने जाओगे तो पहले दिन कितने बच्चे आपके क्लास में हैं, फिर लास्ट तक आते आते कितने बच्चे बच रहे हैं या कितने ज्यादा हो रहे हैं, कम हो जा रहे हैं। तो इससे आपको अपने क्लास करने का, आप जो क्लासरूम में टीचिंग कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता चलेगा कि मेरी टीचिंग कितनी ज्यादा इफेक्टिव है। और जितना इफेक्टिव रहेगा, रोचक रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा, बच्चे आपके क्लास में जरूर रहेंगे। तो इससे ये चीज पता चलता है। फिर हम लोग लिखते हैं जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स या ऑब्जेक्टिव, यानी सामान्य उद्देश्य हमारा क्या है। जो सामान्य उद्देश्य होता है वो हम एज अ होल लिखते हैं, मतलब सोशल साइंस पढ़ाने का जो हमारा उद्देश्य होता है हम उसके बारे में पूरा लिखते हैं। उसको हम लोग कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर के स्तर पे लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ 5 ही पॉइंट दिया है, 1 2 3 4 5, लेकिन आप कम से कम 6-7 पॉइंट, 8 पॉइंट इतना लिखेंगे। सोशल साइंस टीचिंग में आप मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब
को ही पढ़ाने का जो होता है, जो ऑब्जेक्टिव आपके हैं, जो गोल है कि हम क्लासरूम में अगर पढ़ा रहे हैं तो उससे बच्चा क्या क्या सीखेगा, क्या वो समाज में आउटपुट दे सकेगा, हम उसके बारे में पूरा लिखते हैं। और जो भी चीजें हम ऑब्जेक्टिव लिखते हैं वो आपका क्रिया के रूप में होना चाहिए, मतलब बच्चा कर सकेगा, बता सकेगा। कभी कभी हम लोग ये भी लिख देते हैं कि जान सकेगा, जान सकेगा नहीं होता है, हमेशा बता सकेगा, कर सकेगा, इस तरीके की चीजें समाज पर लागू कर सकेगा, ऐसी चीजें हो सकता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट होता है सामान्य उद्देश्य। आप समझ चुके हैं कि जो भी हमारा सोशल साइंस टीचिंग का जो होल पूरा एक पूरा वृहद रूप में जो हमारा उसको पढ़ाने का उद्देश्य होता है, हम उसको लिखते हैं। आपको अगर सामान्य उद्देश्य पढ़ना है तो सोशल साइंस टीचिंग के बहुत से बुक्स आते हैं, जैसे SK मंगल हो गया, SP गुप्ता हो गए, इस तरीके के बहुत से बुक हैं जिसके अंतर्गत आपको बहुत से उद्देश्य अच्छे अच्छे लिखे हुए मिल जाएंगे। उसके बाद होता है इंस्ट्रक्शनल या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, यानी विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है? जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, पर्टिकुलर टॉपिक में भी, जैसे आप अकबर पढ़ा रहे हैं या ज्योग्राफी में वर्षा ऋतु पढ़ा रहे हैं, या मान लीजिए हमारे संसद सिविक्स में आप संसद के बारे में पढ़ा रहे हैं, ये सब चीजें जो भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उस जरूरी नहीं है कि आप उसी दिन आप पूरा लेसन खत्म कर देंगे। उस लेसन को भी आप 2-3 टुकड़ों में बांटेंगे। तो जब हम उसको बांटते हैं तो बांटने में भी, जैसे मान लीजिए एक लेसन को आप 3 दिन पढ़ा रहे हैं, जैसे आप मान लो हमारे संसद पढ़ा रहे हैं, ठीक, पार्लियामेंट के पढ़ा रहे हैं, तो उसके 3 भाग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उस दिन पहले तो आप टॉपिक के अंतर लिखोगे हमारे संसद, ठीक, या भारतीय संसद, जो भी आपका टॉपिक होगा वो लिख दोगे। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका के बारे में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो व्यवस्थापिका आप लिख देंगे। अब हमको व्यवस्थापिका को जो आप पढ़ा रहे हैं उसके उद्देश्य क्या है, कम से कम इसमें 3-3 उद्देश्य एक स्टेज पे लिखा जाता है। अब उसके जो उद्देश्य हैं, जो आप पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में जो आप सोचते हैं कि बच्चा इन चीजों को जान सकेगा, हमारे संसद के बारे में जान सकेगा, व्यवस्थापिका के कार्य प्रणाली के बारे में जान सकेगा, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों के बीच में अंतर कर सकेगा, उसकी व्याख्या कर सकेगा, उनके कार्यों को अगर वो टीवी में देख रहा है या अपने समाज में छोटे स्तर पे भी कोई चीज अगर वो देख रहा है, या राज्य का जो हमारा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो विधान परिषद, विधानसभा जो कार्य करता है, उसके बारे में अगर वो देख रहा है तो उसको दोनों के बीच में कोरिलेट कर सकेगा। इस तरह की चीजें जो भी है आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी 3 स्तर में लिखा जाता है। पहला होता है नॉलेज लेवल, दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और तीसरा होता है एप्लीकेशन लेवल। नॉलेज लेवल होता है कि बच्चा ज्ञानात्मक स्तर जिसको कहा जाता है, यानी बच्चा क्या जान सक रहा है। तो हम इसमें जनरली इसी तरह लिखते हैं, बच्चा इसके बारे में बता सकेगा, परिभाषा दे सकेगा, अर्थ को बता सकेगा। जैसे वर्षा ऋतु अगर आप पढ़ा रहे हो, ऋतु पढ़ा रहे हो, ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ऋतु पढ़ा रहे हैं तो ऋतु के बारे में बता सकेगा, तीनों ऋतुओं का नाम बता सकेगा, तीनों ऋतु का अर्थ बता सकेगा। इस तरीके से शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु के बारे में बता सकेगा। उसके इस तरह की चीजों को परिभाषित कर सकेगा, लिखेंगे। फिर अंडरस्टैंडिंग में होता है कि आप अंतर कर सकेंगे, जैसे तीनों ऋतुओं में बच्चे अंतर कर सकेंगे, अंतर बता सकेंगे। ठीक है, होता है व्याख्या कर सकेंगे, उन दोनों के बीच में कोरिलेट कर सकेंगे। इस तरह की चीजों को हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे
देखते हैं। और एप्लीकेशन लेवल पे क्या होता है कि हम उसको अपने जीवन में उतार कर हम उसको प्रेजेंट करें, यानी हम उसको जब समाज में या मतलब जब हम बाहर उन चीजों को देखते हैं तो हम उन चीजों को समझ सके और कर मतलब कोरिलेट कर सके। जैसे मान लीजिए जाड़े का मौसम आ रहा है, शीत ऋतु आ रही है, तो बच्चा किताब में पढ़ चुका है, यानी उसे पता है कि हाँ जाड़े के मौसम में गर्म कपड़े पहनते हैं, मोटे कपड़े पहनते हैं। इस तरह की चीजें जब उसकी मम्मी जब पहनाती है तो वो समझे कि नहीं ये शीत ऋतु है इसलिए मुझे पहनाया जा रहा है, हम ये तो पढ़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें हम तीनों स्तर पे लिखते हैं। तो कम से कम एक एक स्तर पे आप 3-3 पॉइंट बना सकते हैं कि कम से कम 3-3 पॉइंट आप लिखते तो बहुत कुछ है। आप जब पढ़ेंगे किताबों में तो आपको बहुत सी चीजें दिखेंगे, फिर आप समझेंगे भी जब चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो लिखने को तो आप बहुत लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग लेसन प्लान में 2-2, 3-3 या 4-4 लिखते हैं। ठीक, उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो नेक्स्ट लेवल आता है वो होता है करंट लेवल एंड प्रीवियस नॉलेज। यानी आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसके बारे में अब आप सोचिएगा कि आप बच्चा उस बारे में कितना जानता होगा या बच्चे का लेवल क्या है। मतलब अगर आप ऋतु पढ़ा रहे हैं कक्षा 4 में, तो कक्षा 4 का बच्चा कितने साल का होगा, बहुत होगा 8-9 साल का होगा। 8-9 साल के बच्चे का लेवल क्या है, उनका मानसिक स्तर क्या है, या वो बच्चा पहले से अपने समाज में, अपने परिवेश में, अपने इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें देखा होगा। तो जब हम ऋतु की बात करते हैं तो आप एक माइंड सेटअप कर लोगे, एक टेंटेटिव सोचते हैं कि बच्चा किन किन चीजों के बारे में जानता होगा। तो आप ये देखेंगे कि हाँ बच्चा गर्म कपड़े जानता है, बच्चा सूती कपड़ा जानता है कि गर्मी आ गया है तो हमें सूती कपड़े पहनते हैं, बारिश में हम छाता लेकर जाते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि हाँ बच्चे शीत ऋतु, गर्मी, सर्दी और बरसात के बारे में जानकारी रखता है। उन समय पर बच्चा इन तरीके का कपड़ा पहनने के बारे में जानकारी रखता है। इस तरह की चीजों को आप वहां पर मेंशन करेंगे, लिखेंगे, एक टेंटेटिव लिखा जाता है। फिर उसी प्रीवियस नॉलेज या उसके करंट लेवल को देखते हुए आप नेक्स्ट स्टेप बनाते हो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत क्या होता है कि आप उसमें बच्चों से आंसर निकलवाते हो, मतलब आंसर मतलब अपने टॉपिक को निकलवाते हो। अगर आप ऋतु पढ़ा रहे हैं या आप अगर सिविक्स का मान लीजिए संसद चैप्टर पढ़ा रहे हैं या हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो आप उसके सोचेंगे कि अब बच्चे को किस तरीके से अपने क्लास में सब बच्चों को इन्वॉल्व करें और बच्चों से ही टॉपिक को निकलवाएं। जैसे इंट्रोडक्शन का मेन उद्देश्य क्या होता है, बच्चों को अपने टॉपिक की तरफ आकर्षित करना, यानी बच्चों का क्लासरूम में ध्यानाकर्षित करना, उनका ध्यान एकदम पॉइंट पर ले आना। जैसे कभी कभी क्लास में आप देखते हो बच्चे चिल्लाते रहते, तो आप क्या करते हैं, कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट कर देते हैं, अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ही पूछ देते हैं, कुछ ऐसे ही बातें ही करने लगते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, धीरे धीरे उसका आंसर देना शुरू कर देते हैं। जब आंसर देने लगते हैं तो आप जब उनका आंसर दिए, फिर उनके आंसर में से कोई क्वेश्चन निकाल लिए, फिर क्वेश्चन से वो आंसर देते हैं, फिर आप उसी में से कोई क्वेश्चन कर देते हैं। इस तरीके से करते करते आप अपने टॉपिक तक बच्चों को ले आते हैं, जहां पर बच्चे कभी निरुत्तर भी हो सकते हैं, कभी वो उत्तर दे भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना टॉपिक जब निकाल लेंगे तो हम उसमें फिर अपने टॉपिक को पढ़ाना शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन जो लिखने का तरीका होता है, पहला होता है सीरियल नंबर, फिर प्यूपिल्स टीचर एक्टिविटी यानी छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का क्रिया। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स एक्टिविटी यानी विद्यार्थी क्रियाएं। इसमें हम कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बनाते हैं और ये जेड आकार में होता है, यानी जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चा एक उत्तर दे रहा है, उस टेंटेटिव उत्तर को आप लिखेंगे कि आप जो प्रश्न लिख रहे हैं उससे बच्चा उत्तर क्या दे रहा है।
एक आप माइंड सेट करते हो ना कि हम ये क्वेश्चन लिख देंगे तो बच्चा ये उत्तर दे देगा, तो उस उत्तर को आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। फिर जो बच्चा उत्तर दिया उससे से रिलेटेड आप प्रश्न बनाएंगे, यानी उत्तर से ही दिए हुए चीजों का उससे कनेक्ट होना चाहिए, तो वो प्रश्न बन गया। फिर बच्चा उसका उत्तर देता है, आप यहाँ उत्तर दे दिए। फिर उस उत्तर से रिलेटेड आपने फिर एक प्रश्न पूछा। इस तरीके से करते हुए 3-4 क्वेश्चन में आप बच्चों से अपने टॉपिक तक पहुंचने का मार्ग दिखाएंगे। लास्ट टाइम हो सकता है कभी कभी बच्चा उत्तर दे भी सकता है, तो आप कह सकते हो ठीक है बच्चों, वेरी गुड, आज हम अब इसी के बारे में हम लोग आगे भी बातचीत करेंगे, आगे हम आपको पढ़ाएंगे। या अगर बच्चा निरुत्तर हो जाता है, आपको लगता है कि बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे वहां पे, तो आप वहां निरुत्तर लिख दीजिए। आप जनरली लास्ट क्वेश्चन में जहां से आपको अपना टॉपिक स्टार्ट करना है वहां आप निरुत्तर लिख दीजिए। बच्चा क्लास में अगर आंसर दे भी देता है तो भी आप शुरू कर सकते हैं, और नहीं देता है तो दैट इज अनदर थिंग, आप लिख सकते हैं, ठीक है। आज फिर हम इसके बारे में ही पढ़ाई पढ़ेंगे। उसके नीचे आता है टॉपिक। यहाँ पर टॉपिक आप लिखेंगे, आज हम ऋतु के बारे में या हमारे संसद के बारे में, व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से आप टॉपिक को अपने शुरू कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है जो होता है हमारे प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हम लोग 5 पार्ट में बांटते हैं। इस तरीके से हम अपने टेबल को बनाते हैं। पहला होता है सीरियल नंबर, फिर होता है टीचिंग पॉइंट, टीचिंग पॉइंट के बाद होता है प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी, देन स्टूडेंट एक्टिविटी, एंड आफ्टर दैट ब्लैक बोर्ड एंड TLM यूज्ड। सीरियल नंबर में आप 1 2 3 4 जहां जहां शुरू होगा नई नई चीजें आती रहेंगी, उसके बारे में आप लिखते हैं। फिर होता है टीचिंग पॉइंट, जैसे आप ऋतु के बारे में ही पढ़ा रहे हैं तो पहले आप जैसे शीत ऋतु मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, तो शीत ऋतु टीचिंग पॉइंट के अंतर्गत लिख देंगे शीत ऋतु, नीचे लिख देंगे अर्थ। फिर प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी के अंदर आप लिखेंगे कि शीत ऋतु का अर्थ आप लिख देंगे। ये नहीं आपको लिखना पड़ेगा प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी के अंतर्गत या स्टूडेंट एक्टिविटी के अंतर्गत, बार बार ये मत लिखिएगा टीचर पढ़ाएंगे, छात्र अध्यापक पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। जो आप एक्टिविटी लिख रहे हैं उसी के अंतर्गत आप बस लिखना शुरू कर देंगे, वो समझ में आ जाता है आपके सुपरवाइजर को, वो आपकी एक्टिविटी है तो आप लिखेंगे। जैसे आप अर्थ लिख रहे हैं तो सीधा आप वहां पे 3 से 4 लाइन में शॉर्ट में आप अपने अर्थ को लिख दीजिए, ठीक है। फिर अर्थ लिखने के बाद स्टूडेंट एक्टिविटी अब क्या करें, अगर आप कोई नीचे प्रश्न पूछ रहे हैं तो उस प्रश्न का टेंटेटिव आंसर आप स्टूडेंट एक्टिविटी में उसके सामने लिख देंगे। जैसे आप शीत ऋतु का अर्थ पढ़ा चुके हैं अगर, तो नीचे आपने पूछ दिया अर्थ बताओ, कोई एक बच्चा अर्थ बताएगा तो हो सकता है बच्चे उत्तर देंगे, तो आप उसका एक टेंटेटिव अर्थ भी लिख दीजिए। लेकिन उसके ऊपर ये मत लिख दीजिए कि छात्र उत्तर देंगे या छात्रा उत्तर देगी, ऐसा नहीं होता है। स्टूडेंट एक्टिविटी है तो मतलब वही उत्तर दे रहे हैं, तो आप बस उत्तर लिख दीजिए। या अगर आप जब पढ़ा रहे हैं तो आप बस लिख दीजिए ध्यान पूर्वक सुनेंगे, मतलब अगर आप पढ़ा रहे हैं तो वो ध्यान पूर्वक सुनेंगे आपकी बातों को, तो बीच बीच में आप लिख दीजिए स्टूडेंट एक्टिविटी में छात्र ध्यान, विद्यार्थी भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस लिखिए ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अब ब्लैक बोर्ड एंड TLM यूज। TLM अगर आप उससे रिलेटेड कुछ बनाए हैं, कोई चार्ट पेपर बनाए हैं या किसी तरह का फ्लैश कार्ड बनाए हैं या ब्लैक बोर्ड आप यूज कर रहे हैं, तो आप उन चीजों को वहां पे मेंशन कर दीजिए यहाँ पे कि ब्लैक बोर्ड के द्वारा बताया जा रहा है या चार्ट पेपर प्रदर्शित किया जा रहा है, ठीक है।
चार्ट पेपर का आप चाहे तो छोटा सा ड्राइंग भी बना सकते हैं, उसमें जो चीज आप बड़े में बना के चार्ट पेपर पे रखे हुए हैं उसको आप छोटे में छोटा लिख दीजिए, ताकि वो देखने में आपका जो लेसन प्लान है वो अट्रैक्टिव लगे। जनरली होता है कि लेसन प्लान हम लोग बस यूं खींच के रख देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उसको कोशिश करें कि प्यारा सा हमारा अट्रैक्टिव लेसन प्लान हो, ताकि हमारे सुपरवाइजर अगर उसको देखे तो कहे कि नहीं ये बच्चा मेहनत कर रहा है, वो क्लासरूम में अच्छा पढ़ा रहा है। और आप जितना अच्छा पढ़ाए लिखे रहेंगे उतना ही अच्छा आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा और आप क्लासरूम में अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। देन उसके बाद आप इसी तरह स्टेप बाय स्टेप टीचिंग पॉइंट लिखेंगे, उसके बारे में आप पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद एक टेंटेटिव बच्चों से आप जो भी एक्टिविटी करा रहे हैं उस एक्टिविटी को लिखेंगे। इसके बाद आप TLM के बारे में, अपने ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी देते रहेंगे। फिर उसके बाद आता है रिकैप्चुलेशन एंड इवैल्यूएशन, यानी पुनरावृत्ति एंड इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन। यानी अब जब आप अपनी टीचिंग को, उस दिन की टीचिंग को जब आप खत्म कर लेंगे तो आप उसके बाद उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। यानी उस पुनरावृत्ति में आप कुछ प्रश्न भी पूछ सकते हैं बच्चों से, आप खुद से भी उसको समराइज कर सकते हैं। वैसे जनरली प्रश्न पूछना चाहिए पुनरावृत्ति के अंतर्गत, ठीक। अब आप जितनी चीजों को पढ़ा चुके हैं अब उसमें से बीच में से भी कुछ भी पूछ लीजिए। जब आप कुछ भी बच्चों से पूछेंगे, जब बच्चे क्लासरूम में जितने बच्चे उत्तर देंगे वहीं से आपको समझ में आ जाता है कि हाँ मेरे बच्चे इस लेवल तक जान चुके हैं, यानी मेरा टीचिंग करना, मेरा शिक्षण करना इस लेवल तक 10 लेवल 20%, 30%, 80%, 90% लेवल तक सफल हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद आता है समराइजेशन। जब आप बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न कर लिए रहते हैं फिर आप उसको समराइज करेंगे, यानी उनके प्रश्नों के उत्तर को लेते हुए आप जो भी चीजें बताए हैं उसको छोटा छोटा पॉइंट बना के या छोटा एक पैराग्राफ में उस चीजों को लिख देते हैं कि इन चीजों को पढ़ाया गया है। देन उसके बाद हम लोग लिखते हैं होम असाइनमेंट यानी गृह कार्य। अब गृह कार्य बच्चों को कैसा दे, ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। कभी कभी हम लोग गृह कार्य जो बच्चों को दे देते हैं वो कहते हैं बच्चा घर से याद करके आओ, ठीक है, या घर से पढ़ कर आना। कभी भी इस तरीके का आपको गृह कार्य नहीं देना चाहिए। हमेशा गृह कार्य लिखित बेस्ड होना चाहिए या तो एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, क्रिया बेस्ड होना चाहिए। यानी जैसे अगर आप ऋतुओं के बारे में पढ़ा रहे हो या अपने संसद के बारे में पढ़ा रहे हो या किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ा रहे हो उसके बारे में आप 3-4 प्रश्न दे दीजिए और उनको बोलो कि वो लिख कर लेकर आए, या उससे रिलेटेड आप एक्टिविटी उनसे करा लीजिए या एक्टिविटी करने को कहिए, लेकिन उस एक्टिविटी को लिखित रूप में होना चाहिए। उस एक्टिविटी को आप बोलिए लिख कर ले आना है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चा कितने लेवल तक आपके प्रश्नों के उत्तर को दे रहा है। और सबसे जरूरी चीज होता है जो भी वो गृह कार्य होमवर्क करके आ रहा है उसको आप पर डे चेक करिए। अगर आप चेक नहीं करेंगे तो बच्चा लिखना बंद कर देगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम उसको लिखें और उसको पर डे चेक करें। बच्चा अगर लिखता है तो उसको हम चेक करें, उस पर आप उनको कुछ आप रीइंफोर्स भी करते रहिए। हाँ, रीइंफोर्समेंट का हमारे टीचिंग में बहुत ज्यादा महत्व होता है। ये थोड़ा सा मेरा स्किप हो गया था। जैसे जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं, जब आप अपनी चीजों को पढ़ाते हैं और अगर बीच बीच में आप प्रश्न कर रहे हैं, बच्चे उत्तर दे रहे हैं, तो आप उनको रीइंफोर्स करिए, शाबाश, वेरी गुड। अगर आप उनके लिए ताली बजवाइए। क्लासरूम में टॉफी कभी नहीं देना चाहिए। रीइंफोर्समेंट में हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, घर से टॉफियां या कुछ लेके चले जाते हैं और सोचते हैं कि अगर बच्चा उत्तर देगा तो हम उसको टॉफी दे देंगे। कभी भी इस तरीके का रीइंफोर्समेंट में मटेरियल यूज नहीं करना चाहिए। आप मौखिक रूप से जो भी उनको शाबाश, वेरी गुड, निगेटिव रीइंफोर्समेंट बच्चों को नहीं देना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हम निगेटिव, अगर बच्चे उत्तर गलत भी दे रहे हैं तो आप सही दीजिए या दूसरे बच्चे से पूछ
पूछिए, फिर उसके बच्चे को उसके उत्तर को सही करा दीजिए, जानकारी दीजिए। लेकिन इस तरीके से अरे तुमको तो कुछ नहीं आता, तुम तो बस ऐसे ही क्लास में पढ़े रहते हो, बैक बेंचर हो, ये इस तरह के जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, इस तरह की चीजों को नहीं करना चाहिए। शाबाश, वेरी गुड, गुड बेटा, और कीप इट अप, इस तरह से आप बोल सकते हैं। फिर उसके बाद टॉपिक होता है सुपरवाइजर रिमार्क, यानी एक आप नीचे एक स्टेप आगे जब बढ़ेंगे तो लिखेंगे सुपरवाइजर रिमार्क, यानी जो आपके पर्यवेक्षक हैं उनके पॉइंट्स, मतलब रिमार्क के लिए आप थोड़ी सी जगह बनाएंगे, उसमें 5, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट जो भी आपके सुपरवाइजर को रिमार्क करना रहेगा, जो आपको आपके टीचिंग के अकॉर्डिंग जो वो लिखेंगे उसके बारे में आप उनके लिए स्पेस छोड़िए। नेक्स्ट होता है प्यूपिल टीचर सिग्नेचर, लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में सुपरवाइजर सिग्नेचर। नीचे आप 2 बनाएंगे, आमने सामने ही होना चाहिए, ठीक, ये आपको दिख रहा होगा। प्यूपिल टीचर सिग्नेचर में आप अपने सिग्नेचर करके रखेंगे, और जो आपके सुपरवाइजर है, जब आप लेसन प्लान बनाए रहेंगे उसी समय आप सिग्नेचर कर दिए रहेंगे, क्योंकि कोई भी सुपरवाइजर विदाउट आपके सिग्नेचर के वो सिग्नेचर नहीं करेगा। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप सिग्नेचर भूले ना, अपना सिग्नेचर यानी नाम जरूर लिखिए, और फिर सुपरवाइजर जो आपका चेक करेगा वो अपना सिग्नेचर करेगा। तो इस तरीके से आप अपने पूरे टीचिंग को, अपने लेसन प्लान को बना सकते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लेसन प्लान में बहुत ज्यादा फालतू की चीजें नहीं लिखनी चाहिए कि खूब लंबा चौड़ा बैठ के चैप्टर ही लिख डाले। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ना पूरा चैप्टर लिख देते हैं, जैसे आप ऋतु पढ़ा रहे तो वो ऋतु ही पूरा लिख डालेंगे किताब देख देख के। तो ऐसे नहीं करते, आप जो आपका जो बुक है आप उसको पढ़िए, उसमें से निचोड़ निकालिए, निचोड़ निकालते हुए थोड़ा थोड़ा 4-4 लाइन, 5-5 लाइन में, 6-6 लाइन में अपनी बातों को कहकर हटा दीजिए। लेसन प्लान हम लोगों का जो आइडल लेसन प्लान होता है वो 4 पेज से 5 पेज, यानी 3 से 5 पेज के बीच में आप बहुत ज्यादा अगर कुछ है, लगता है नहीं 50 मिनट में मुझे ये चीजें हैं, तो बहुत है 4 पेज या मैक्सिमम 5 पेज में आप उसको समेट लीजिए और लिखिए। प्रेजेंटेशन आपका 2 पेज में कम से कम तो होना ही चाहिए। अगर आप 40 मिनट का क्लास ले रहे हो या 50 मिनट का क्लास ले रहे हैं तो कम से कम प्रेजेंटेशन वाला जो पार्ट होता है वो आपका 2 से 2.5 पेज में आएगा। फर्स्ट पेज में आप केवल यही लिखेंगे, ठीक है, लेसन प्लान, नेम ऑफ द प्यूपिल टीचर, ये और जनरल ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में ही आपके 1 पेज चले जाएंगे, ठीक। उसके बाद सेकंड पेज में आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है, टॉपिक हो जाता है, प्रेजेंटेशन थोड़ा सा आता है, ठीक है। फिर प्रेजेंटेशन के बाद 2 पेज आप कम से कम प्रेजेंटेशन 2 से 3 पेज लिखिए, 2 से 2.5 पेज। देन उसके बाद आप रिमार्क लिखेंगे, रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन लिखेंगे, समराइजेशन लिखेंगे। होम असाइनमेंट में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन देते हैं, और सुपरवाइजर के लिए रिमार्क छोड़ेंगे तो इसमें आपके 4 से 5 पेज लगेंगे, और कम से कम इतने पेजेस होने चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने लेसन प्लान को बना सकते हैं। अगर आप लोगों का किसी तरह का कोई प्रश्न है तो आप बताइए। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम कोशिश करते हैं कि हम उसको पढ़ें और देखते हैं कि अगर कुछ है आप लोगों के प्रश्न तो हम उत्तर भी दे दें। अभी तक से तो ऐसे कोई प्रश्न नहीं आ रहे हैं। एक अंजू शर्मा ने लिखा है, शिवानी वर्मा ने जी मैम लिखा है, ठीक है। आप लोग अगर है कोई तो प्रश्न लिखिए। कहीं अगर आपको लेसन प्लान समझने में दिक्कत आ रही है, एनीवन? अनुराग दीक्षित, प्रीति मिश्रा, हेलो, साक्षी पटेल फ्रॉम, नहीं, अभी तक से कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। हम 1 मिनट और समय दे रहे हैं आप लोगों को प्रश्नों के लिए। अगर कोई प्रश्न होगा तो हम लोग उस पर बातचीत थोड़ा बहुत करेंगे। कुछ कन्वर्सेशन भी हम लोग का आपस में होना चाहिए ना। आप लोग लिखिए। नहीं, प्रश्न अभी तक से कुछ नहीं आ रहे हैं तो ठीक है। अगर आप लोगों को हम समराइज एक बार कर देते हैं चीजों को छोटे में।
ठीक है। सबसे पहले हम लोग लेसन प्लान लिखेंगे, फिर हम लोग अपने बारे में, नेम ऑफ द प्यूपिल, टीचर, स्कूल का नाम, सब्जेक्ट, टॉपिक, मेथडोलॉजी, टीचिंग लर्निंग एड्स, राइट साइड में डेट, पीरियड, ड्यूरेशन, स्टूडेंट टीचर रेशियो, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट एब्सेंट, ये सब लिखते हैं। फिर हम लोग जनरल ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव आपको बताया मैंने, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर लेवल पे लिखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, यानी विशिष्ट उद्देश्य को 3 स्तर पे लिखते हैं, वो मैंने आपको बताया था। फिर हम लोग बच्चों का प्रीवियस नॉलेज या करंट लेवल लिखते हैं, बच्चों का लेवल आपको मैंने बता दिया था। फिर उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन का पार्ट लिखते हैं, वो भी मैंने जेड आकार में आपको बताया था कि प्रश्न, प्रश्नों से रिलेटेड उत्तर, उत्तर से रिलेटेड प्रश्न, प्रश्न फिर उत्तर से रिलेटेड प्रश्न, इस तरीके की चीजों को करना चाहिए। देन आफ्टर हम टॉपिक लिखते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, फिर रिकैप्चुलेशन या इवैल्यूएशन करते हैं, फिर समराइज उसको करते हैं, फिर होम असाइनमेंट देते हैं, सुपरवाइजर रिमार्क देते हैं। देन आफ्टर सिग्नेचर के लिए हम लोग लिख देते हैं। देन ठीक है, और फिर एक बार मैं पुनः मैं SCRT के डायरेक्टर सर डॉक्टर सरवेंद्र विक्रम सिंह सर को पुनः धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू सर आपको कि आप आज हमें इस पर वापस से मंच पे मेरी बात को कहने के लिए, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का मुझे आपने